हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुबे फ्रॉम इकोविजन एंड आज हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर 8 पार्ट बी। कुछ क्वेश्चंस हमारे लास्ट वीडियो में हो गए थे, बाकी हम आज देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट के। तो 9th तक हो गए थे, अब 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्वेश्चन है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर, यानी प्राइवेट लोगों को, फर्म्स को भी अब अलाउ कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले इस सेक्टर में, पावर के सेक्टर में। तो गवर्नमेंट हैज़ गॉन फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर, बजाय कि खुद अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बीच में अपने साथ जोड़ लिया है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। पर इससे एक ये प्रॉब्लम हो गई है प्राइवेट सेक्टर के आने से कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए हैं, जिससे कई सेक्टर्स को फिर इसका नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ेंगे फिर बिजनेसमैनों को, आम पब्लिक को फिर लॉस तो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो 2 प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, एक रिलायंस एनर्जी, ये BSES राजधानी पावर लिमिटेड एंड BSES यमुना पावर लिमिटेड, और एक ये टाटा पावर लिमिटेड। अब दे सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू अप्रॉक्सीमेटली 46 लाख कस्टमर्स, और इनके जो टैरिफ है यानी प्राइस हैं वो गवर्नमेंट दिल्ली वाली अपनी इस कमीशन यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के थ्रू इन पे नज़र रखती है क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो सोचा तो ये था इससे इम्प्रूवमेंट होगी और सारी सिचुएशन अच्छी होगी, लाइट के पावर कट्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, कंज्यूमर्स का बेनिफिट होगा। पर हुआ है बेनिफिट, पर बहुत कोई ख़ास अच्छा नहीं हुआ। अगला, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के कुछ तरीके, सम वेज टू इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो पहला, इन्वेस्टमेंट बड़ा ऑब्वियस पॉइंट है, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ानी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को और एनकरेज करना चाहिए और ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हो ताकि सप्लाई बढ़े। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो ट्रांसमिशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब लाइनें लगती हैं, बिछती हैं, इधर से उधर इलेक्ट्रिसिटी को हम लेके जाते हैं तो बीच में काफ़ी लॉस हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। तो उस पर गवर्नमेंट को कुछ एफर्ट्स करने चाहिए कि वो लॉसेस कम से कम हों, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाई जाए कि जो ट्रांसमिशन के लॉसेस होते हैं वो बच जाएं। तीसरा, यूटिलाइजिंग फुल कैपेसिटी। तो हमने ये बात पहले भी बोली थी, हमारे जो प्लांट्स हैं, मशीनें हैं, वो फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही। तो जो प्लांट लोड फैक्टर है जिससे पता चलता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी उस प्रोजेक्ट की कितनी है, 100% एफिशिएंसी है, 80 है, 90 है, वो हमारे देश में एफिशिएंसी फैक्टर जो है मेजरमेंट का वो है बहुत कम। तो जितना हम इसको बढ़ाएंगे एफिशिएंसी को, उतनी हर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट हो पाएगी और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा। जो हमने पहले पढ़ा था उनको लॉस हो रहा है, तो वो इससे हो सकता है अगर हम उनकी मशीनों को फुल कैपेसिटी पे चलाएं। अगला, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, और हमारे पास तो नेचर ने दी भी है हमें, जैसे सोलर, सूरज हमारे यहाँ काफ़ी टाइम सनलाइट रहती है, विंड भी अच्छी रहती है कई इलाकों में, तो हम रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड, सोलर, बायोमास एक्सेट्रा। फिफ्थ, हमें और अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए, कोई न्यू टेक्नोलॉजी हाथ आ जाए, कुछ न्यू रिसर्च हो जाए, इनोवेशन हो जाए, ताकि हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना पाएँ। अब इसको याद करने का शॉर्टकट है रब इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। शॉर्टकट बना दिया अभी हाथ रगड़ के, जैसे एनर्जी जनरेट होती है, तो रब इट। आर हो गया रिन्यूएबल का इस्तेमाल करो, यू यूटिलाइजेशन पूरी करो, बी अपनी रिसर्च वगैरह बढ़ाओ, बेटर रिसर्च, और आई इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बढ़ाए, और टी अपने लॉसेस को कम करे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। गिव सम रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई। अब देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। पिछले क्वेश्चन में था हमें कोई सजेशन देना है कैसे इलेक्ट्रिसिटी हम बढ़ा पाएँ, और अब जो 12th क्वेश्चन है उसके अंदर है जो गवर्नमेंट कर चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो काफ़ी पॉइंट सेम भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो सजेशन तो दिया था पर गवर्नमेंट ने किया नहीं, या कुछ गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ और नए इनिशिएटिव भी लिए हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी की हम सप्लाई बढ़ा पाएँ। तो पहला, प्राइवेटाइजेशन कर दी है गवर्नमेंट ने कई जगहों पे,
और जो मोनोपोली थी गवर्नमेंट की वो ख़त्म हो गई है, प्राइवेट सेक्टर को हम प्रमोट कर रहे हैं। बी, गवर्नमेंट ने कई जगह अपने लॉसेस को कम करने के लिए कई स्टेप्स उठाए हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लॉसेस कम किए हैं। सी, इम्प्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर, वो जो हमने बताया था पिछले को इसमें क्वेश्चन में कि जो एफिशिएंसी है वो हमने बढ़ाई है, ताकि हमारे जो अंडर परफॉर्मिंग स्टेशन है, मतलब 100% की जगह 70%, 50% पे काम हो रहा है, वो रेशो बढ़ाया है ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। और न्यू टेक्नोलॉजी का भी गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है, जैसे CFL, LED बहुत सस्ते रेटों पे सबको बांटे हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च हो, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी एक टाइप से सप्लाई बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की उतनी। अगला 12th क्वेश्चन, डिफाइन हेल्थ एंड एक्सप्लेन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो हेल्थ, WHO ने क्या बोला है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी हर तरफ से हम सही हों, फिजिकल, मेंटल, सोशल। ये नहीं कि बस हमें कोई बीमारी नहीं है, BP शुगर नहीं है तो बस हम हेल्दी हैं, नहीं, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली वेलबींग हो, तो हर तरफ से बंदा फिट हो। तो यही बात यहाँ लिखी है, हम अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुँच पाएँ, खुशी लाइफ में पूरी हो, यार्डस्टिक ऑफ वंस वेलबींग। एक होलिस्टिक प्रोसेस है, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देश की तभी होगी जब लोग हेल्दी हैं। अब पता कैसे चलेगा लोग हेल्दी हैं, उसके इंडिकेटर है इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी यानी मरने का जो रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितना हम जीते हैं, न्यूट्रिशन लेवल कितना मिलता है हमें, कितनी यहाँ बीमारियाँ हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, इनसे पता चलता है कि देश की हेल्थ कैसी है, ये इंडिकेटर्स। अगला हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल प्रोफेशनल, कितने बेड, इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयाँ कैसी बनती हैं, कितनी कंपनियाँ, ये सब। और ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, हमारे हेल्दी लोग होंगे तभी काम हो पाएगा। अच्छा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर होना सफिशेंट नहीं है, वो लोग खरीद भी पाएँ। मान लो हॉस्पिटल, बेड, दवाइयाँ सब कुछ हैं, पर इतना महंगा है कि लोग ही नहीं खरीद पा रहे, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, नो इंडिविजुअल फेल टू सिक्योर दिस मेडिकल केयर, और ये दवाइयाँ और ये सब कोई छूट ना जाए, कोई ऐसा ना हो जो दवाइयाँ खरीदने की जिसमें कैपेसिटी ना हो और बेचारे को कोई हेल्थ का नुकसान हो। इसलिए गवर्नमेंट को ये स्टेप अपने आप उठाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हॉस्पिटल्स में फ्री या अफोर्डेबल रेट्स पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाए। अब हमारे देश का क्या है, फिर वही बोलूँगा, याद नहीं रखना, सिर्फ आइडिया के लिए बता रहा हूँ। 1951 में हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये थे 2600 के करीब, अब 23,000। तो सब चीज़ें हमारे देश की देखो बढ़ रही हैं, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं कि देश में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। याद तो नहीं करना, बस पता हो कि बढ़ रहा है। अगला, गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू गाइड एंड रेगुलेट ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। पढ़ाई की, एजुकेशन, एडल्ट्रेशन मतलब कोई मिक्सिंग हो रही हो फूड्स में, नकली प्रोडक्ट मिक्स करके बेच रहे हैं, दवाइयाँ, मेडिकल प्रोफेशन, सरकार की इन सब पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्राइवेट लोग धोखाधड़ी पब्लिक के साथ कर सकते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट इन पे नज़र रखती है, हेल्थ से रिलेटेड सभी चीज़ों पे। सारी पॉलिसियाँ बनाना, प्लान बनाना गवर्नमेंट अपने सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ के थ्रू प्लान्स सारे बनाती है। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, असिस्टेंस देना, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को कैसे काम करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है हेल्थ प्रोग्राम्स का इंडिया के अंदर। अब हमारे यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट लेवल्स पे, गांव वगैरह में हमारे यहाँ होता है छोटे, जिसे हम बोलते हैं छोटे हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, PHC। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, गांव के लेवल का जो ये छोटे से हॉस्पिटल होते हैं, हेल्थ सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। बेसिक इलाज यहाँ हो जाता है। और हमारे यहाँ कई हॉस्पिटल्स हैं, कोई वॉलंटरी यानी कि अपने आप भी कुछ एजेंसियों ने खोल रखे हैं, कुछ NGOs ने खोल रखे हैं, प्राइवेट सेक्टर ने खोल रखे हैं,
और पूरे इनके अंदर वेल ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ, तो अच्छा हिसाब है इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्थ का, और अच्छी एक्सपेंशन हमारे यहाँ हुई है। ये वही वाली बात है जो पहले बताई थी, हॉस्पिटल बढ़ गए, बेड बढ़ गए, नर्सिंग स्टाफ बढ़ गई। ये थोड़ा बहुत ऐसे रटना नहीं है, बस पता हो कि ये इतने बढ़ रहे हैं। और इसी की वजह से, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारे यहाँ स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया और पोलियो, लेप्रेसी जैसी बीमारियाँ भी लगभग ख़त्म हो गई हैं। अगला क्वेश्चन 13th, नोट ऑन प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर तो ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट का जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से हमारा ग्रो कर रहा है। हम भी आज के ज़माने में बंदा कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो यही सोचता है प्राइवेट पे ही चले जाएं, गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मोर देन 70% ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर के अंडर ही हैं, और नियरली 2/5 ऑफ बेड्स अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स वो भी उन्हीं के हाथ में है। 60% डिस्पेंसरीज प्राइवेट हाथों में है, 80% आउट पेशेंट्स यानी बारंबार जो निकल जाते हैं, आए और दवाई लेके अपना चले गए, और 46% इन पेशेंट्स यानी जो रुकते हैं रात को, इनका लंबी कोई प्रॉब्लम होती है। प्राइवेट सेक्टर और भी रोल प्ले कर रहा है पढ़ाई में, मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह होते हैं, सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, इस सब में प्राइवेट का रोल बहुत बढ़ गया अब। इन 2001-2 13 लाख हमारे पास मेडिकल एंटरप्राइजेस थे, जहाँ 22 लाख लोग काम करते थे, और 80% उसमें से सिंगल पर्सन होने, छोटी मोटी दुकान, अपना क्लिनिक टाइप, इस टाइप का। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली ग्रो हुआ है। अब यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम की बात है, जहाँ मेजर रेगुलेशन नहीं है। कई प्राइवेट प्रैक्टिशनर अपने आप को डॉक्टर बने पड़े हैं जिनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं क्वैक्स, यानी लोकल इलाज कर देते हैं, ये कर लो, ऐसे कर लो। तो कई बार उसमें रिस्क भी हो सकता है हमारे साथ, जो नॉन सर्टिफाइड किसी बंदे से हम दवाई ले लें, कुछ गड़बड़ हो जाए तो रिस्क भी हमारे देश में बहुत है। बाबा टाइप भी कई बहुत बने होते हैं, ये फूंक मार देंगे, ये ठीक हो जाएगा, ऐसे कर लो, तो इनसे भी थोड़ी गड़बड़ हमारे देश में ये है। अगला, सिंस 1990s ड्यू टू लिबरलाइजेशन मैनी नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमारे देश में आ गई हैं, क्योंकि लिबरलाइजेशन से अलाउ हो गया उनको इंडिया में काम करना। तो हमारे यहाँ कई अच्छे हॉस्पिटल्स भी बन गए हैं, और हम काफ़ी मेडिकल टूरिस्ट भी बुला रहे हैं, यानी कई लोग इंडिया आते हैं स्पेशली इलाज के लिए अपने। तो ये भी हमारे पास पैसे अच्छे कमाने का तरीका है कि फॉरेनर्स इलाज के लिए इंडिया आएँ। अगला, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसे बोलते हैं हम ISM, हमारा अपना जो दवाइयों का सिस्टम है। जैसे एलोपैथी तो बाहर का है, हमारा अपना इंडियन क्या सिस्टम है, तो इसका है हमारा आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आयुष। आजकल न्यूज़ वगैरह में भी ये काफ़ी वर्ड आ रहा है। आयुष मंत्रालय ने अपना काढ़ा बनाया है उसके लिए, कोरोना के लिए, तो ये तुम न्यूज़ में भी सुनते होगे। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म सारी वर्ड्स पता होने चाहिए। तो हमारे देश में लगभग 4000 आयुष हॉस्पिटल हैं, इतनी डिस्पेंसरी हैं, ये सिर्फ आइडिया के लिए बता रहा हूँ। पर थोड़ा सा इसमें अभी कमी है, इसमें थोड़ी सी रिसर्च वर्क अभी और करनी है। बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड अभी हमारा इंडियन सिस्टम नहीं हुआ है, पर पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है हमारे यहाँ आयुष का, और काफ़ी बीमारियाँ हम देख सकते हैं। ये इफ़ेक्टिव भी है, और इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जैसे एलोपैथी में तो साइड इफ़ेक्ट बड़े होते हैं, महंगा होता है। हमारा इंडियन सिस्टम सस्ता भी है और सेफ भी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगला क्वेश्चन 15, कंपेयर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ विद ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज। इन्फेंट यानी बच्चों का जो डेथ रेट है पर 1000, इंडिया में 34, चाइना में देखो 8, USA में तो और कम है, तो यानी USA सबसे इसमें टॉप पे। अंडर 5 मोर्टेलिटी में भी देखो हमारा थोड़े रेशोज़ ख़राब ही हैं। बर्थ बाय स्किल्ड अटेंडेंस, यानी बर्थ के वक्त कोई समझदार अटेंडेंट हो साथ में, तो हमारा 85 पॉइंट, चाइना का देखो 100, यानी 100% रेशो, बहुत अच्छी चीज़ है। इनका 99। ये इम्यूनाइज्ड या
जो वैक्सीन्स वगैरह वाला सिस्टम है वो भी हमारा ठीक है, पर बाकियों का तो और भी काफ़ी आगे है। सरकारें कितना खर्च कर रही है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो हमारी सरकार थोड़ा कम है, हमारी सरकार का अपना बजट ही कम है तो खर्चा भी कम ही करती है 3.9। बाकी देशों का इसका तो देखो कितना हाई परसेंट सरकार खर्च कर रही है। आउट ऑफ पॉकेट मतलब अपनी जेब से हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। एक तो होता है हमें गवर्नमेंट से पैसा मिल गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जैसे स्कीम्स होती हैं इंश्योरेंस वगैरह से, एक होता है अपनी जेब से। तो हमारे यहाँ अपनी जेब से बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और यहाँ देखो सरकारें ही उठा लेती हैं सारा इसका बीमारियों का खर्चा। तो आइडिया के लिए पता होना चाहिए। ये वही बात लिखी है, हमारे देश में बहुत कम खर्चा हो रहा है 3.9%, बाकी देशों में ज़्यादा होता है। और क्या दिक्कत है हमारे साथ कि गवर्नमेंट को रोल बढ़ाना चाहिए, जनरल बातें। इंडिया हैज़ अबाउट 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और हमारे ऊपर लगभग 20% ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, यानी देश पूरे दुनिया में 20% रेशो बहुत हाई है बीमारियों का, वो हमारे देश में ही है। यानी बीमार जो हैं अगर हम एवरेज देखें तो वर्ल्ड के 20% हमें यहीं मिल जाएंगे और वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन भी इंडिया पे ही मिल जाएगी। तो ये थोड़ी गड़बड़ की बात है, इतने बंदे, इतनी बीमारियां, देश हमारा छोटा सा वर्ल्ड में और टेंशन इतनी बड़ी। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ एक इंडिकेटर है जो बताता है नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्री मैच्योरली ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज़ या डिसेबिलिटी में उनके कितने साल बीत गए। तो हमारे यहाँ ये रेशो बीमारियों का काफ़ी हाई है। इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ ये जो बीमारियां हैं ये ड्यू टू कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, यानी जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं, जैसे डायरिया, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब। और हर साल अराउंड 5 लाख बच्चे पानी की बीमारियों से ही मर जाते हैं। एड्स वगैरह का भी जो डेंजर है वो काफ़ी हाई है। मेल न्यूट्रिशन, खाने की कमी, दवाइयों की कमी से भी 2.2 मिलियन बच्चे हर साल डेथ हो जाती है और लेस दैन 20% ऑफ पॉपुलेशन के पास ही अच्छी फैसिलिटीज़ पब्लिक की हैं। तो ये रेशोज़ थोड़े गड़बड़ हैं, इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और ओनली 38% ऑफ जो हमारे PSC हैं, जो बताया था गांव में छोटे छोटे सेंटर हैं, उनके पास डॉक्टर हैं और 30% के पास ही मेडिसिन है। तो देखो तुमने छोटे छोटे सेंटर तो खुलवा लिए गांव में, पर वहाँ डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, तो वो कोई काम के रहे नहीं। अगला 16th, अर्बन रूरल या पुअर रिच डिवाइड, यानी कि बैलेंस सही नहीं है हमारे यहाँ गांव और शहरों का। किस टाइप से हम कह रहे हैं ये वर्ड तो देखते हैं। गांव के लोगों के पास सफिशिएंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 70% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन गांव में है, तो यानी 70% अंदाजन हॉस्पिटल भी होने चाहिए थे, पर हॉस्पिटल है सिर्फ 1/5, यानी 20% ही हैं। तो 70% पॉपुलेशन और हॉस्पिटल है वहाँ पे सिर्फ 20%, यानी शहरों में है सिर्फ 30% पॉपुलेशन और हॉस्पिटल है हमारे पास 80%। तो ये हो गया इन इक्वालिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रूरल इंडिया हैज़ ओनली अबाउट हाफ द नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज, यानी 70% पॉपुलेशन है और डिस्पेंसरियाँ सिर्फ हाफ हैं। और 6.3 लाख बेड्स जो हैं उसमें से सिर्फ 30% ही गांव में अवेलेबल हैं। 0.36 हॉस्पिटल फॉर एवरी 1 लाख पीपल, तो जो कितना गलत रेशो है, 1 लाख लोगों के होने पे सिर्फ 0.36 हॉस्पिटल हैं। और अर्बन यानी शहरों में हैं 3.6 हॉस्पिटल हैं, 3 गुना ज़्यादा हर 1 लाख पे है। वहाँ भी कमी, पर कम से कम शहर और गांव में 10 गुना का फ़र्क। और PHC ये बारे में हमने पहले ही बताया था, इनमें कोई फैसिलिटी नहीं, डॉक्टर नहीं, ब्लड टेस्ट फैसिलिटी नहीं। तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में और बुरा हाल है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। गांव के एरिया में ना के बराबर हैं फैसिलिटीज़, और बढ़ाई हैं पर अभी सफिशेंट नहीं है। विलेजर्स डोंट हैव एक्सेस टू एनी स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर। गाँव में कोई स्पेशल पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया, ऐसी कोई ख़ास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। 380 कॉलेजेस हैं, 44,000 लोग हर साल पास करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फिर भी शॉर्टेज रहती है हमारे गांव में। 1/5 ऑफ डॉक्टर तो इंडिया छोड़ के ही भाग जाते हैं पैसे के चक्कर में बाहर, क्योंकि अच्छा पैसा मिलता है, या वो शहर में प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पैसे अच्छे मिलें। तो गांव में फिर कमी रह जाती है।
पूरेस्ट 20% ऑफ इंडियाज, चाहे वो इंडियंस अर्बन या रूरल में, वो 12% ऑफ अपना पैसा खर्च कर देते हैं हेल्थ केयर पे, जबकि अमीर सिर्फ 2% करता है। यानी गरीबों का काफ़ी पैसा हेल्थ केयर में ही अपना वेस्ट हो जाता है। कईयों को अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल ढंग की फैसिलिटीज़ नहीं देते, तो पुअर को प्राइवेट पे ही जाना पड़ता है और वो ज़िंदगी भर कर्जदार भी बन जाते हैं, क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा है कि उन्हें कर्जा लेना पड़ता है। अगला 17th, नोट ऑन वुमेन्स हेल्थ इन इंडिया। तो वुमेन अराउंड हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन है और उनके साथ काफ़ी कंपैरेटिवली हम देखें तो डिसएडवांटेजेस हैं उनके एजुकेशन की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, हेल्थ केयर की भी। चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो हमारे देश में कम है, मतलब कितने फीमेल्स हैं पर 1000 मेल, तो वो हमारा रेशो 927 था कभी, जो कि अब 914 हो गया, यानी और कम हो गया। मतलब कि ये जैसे फीमेल फोर्टिसाइड करके बच्चों को फीमेल होता है तो मार दिया जाता है। अब तो इलीगल है पर अभी भी छुप के काफ़ी काम कई हॉस्पिटलों में हो रहा है। तो क्लोज टू 3 लाख गर्ल्स एज्ड बिलो 15 मैरिड भी हो चुकी होती हैं और बच्चे भी हो चुके होते हैं, तो ये भी कोई अच्छा रेशो हमारे देश का नहीं है। और मोर देन 50% ऑफ मैरिड वुमेन इस एज ग्रुप की 15 to 49 को ये बीमारियाँ, एनीमिया, न्यूट्रिशनल कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है और 19% मैटरनल डेथ्स भी होती हैं। एबॉर्शंस आर ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। तो ये कोई अच्छे रेशोज़ नहीं हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th। तो क्वेश्चन कह रहा है गिव सम सजेशंस फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ऑल। यानी देश में कैसे हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करें, अपना कुछ हमें सजेशन देना है। तो फर्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। अब देखो बिजनेस स्टडीज़ जिनके पास है उन्होंने ये वर्ड पहले सुन रखा होगा, और जिसने नहीं सुन रखा तो अब मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि थोड़ी अपनी जो पावर्स हैं, अथॉरिटी है, वो नीचे वाले लेवल को दो। यानी हर डिसीजन ये नहीं है सिर्फ ऊपर बैठे वाला बंदा ही करे, क्योंकि उसको लोएस्ट एकदम लेवल तक क्या ज़रूरत है। मान लो ये गांव है, उसके ऊपर कोई शहर छोटा सा, उसके ऊपर कोई और उसकी बड़ी डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर स्टेट, उसके ऊपर कोई सेंट्रल का ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो बहुत सारे लेवल हैं। इस ऑल इंडिया लेवल के हेड बंदे को नहीं पता है इस गांव के, इस इलाके में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए हेल्थ के लिए। तो बेटर ये रहेगा ये अपनी कुछ अथॉरिटी, फ्रीडम, पावर्स वगैरह नीचे दे, ये आगे दे, ताकि ये लोग भी अपने हिसाब से अपने फंड्स को जहाँ ज़रूरत है इस्तेमाल कर सकें। इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ट्रांसफ़र ऑफ सम पावर्स, फ्रीडम एक्सेट्रा टू लोअर लेवल, यानी नीचे लेवल तक लोगों को भी कुछ पावर, अथॉरिटी दो। तो इससे क्या होगा, काम फास्ट होगा। इस बंदे को जो काम करना है अपने गांव में, उसको पूरा ऊपर तक सबसे पहले बात करनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल हो, उसके पास अथॉरिटी ना हो, ये इससे बात करे, ये इससे बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर नीचे वालों को ही हम अथॉरिटी दे दें तो काम फास्ट हो सकता है। और हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक गुड है, एक ह्यूमन राइट है बेसिक हम सब लोगों का। तो सबको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी अगर इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, मतलब सबसे लोअर लेवल के लोगों को भी कुछ अथॉरिटी, पावर वगैरह मिले करने की, अच्छी डिसीजंस वो ले पाएंगे। सेकंड, एजुकेशन एंड एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो लॉन्ग टर्म इलाज तो यही होगा सभी बीमारियों का कि हमारे देश में एजुकेशन अच्छा हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। एजुकेशन होगी तो वैसे ही हम सब अच्छा ध्यान रख लेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, चाहे स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सारा सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए। क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। देखो एजुकेट करेंगे लोगों को हेल्थ हाइजीन के ऊपर तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा अच्छी। अगला, टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर्स भी इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। आईटी सेक्टर से हम अवेयरनेस जल्दी फैला सकते हैं सब तक। तीसरा, प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि यहाँ पे हो गया बेसिक जो हेल्थ केयर है वो उसको हम थोड़ा और इफ़ेक्टिव बनाएं। यहाँ मतलब ही लिखा हुआ है एसेंशियल हेल्थ केयर, यानी साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल जो बेसिक मेथड्स हैं, बेसिक बातें हैं,
ताकि सबको अच्छी हेल्थ मिल जाए। जैसे बेसिक लेवल की बोलूँ कि भी खाने से पहले हाथ धोने हैं, पानी साफ़ सुथरा पीना, मतलब एक बेसिक लेवल की जो बातें हैं, चीज़ें हैं, ये सबको हमें बतानी है। तो कुछ जो सोशली एक्सेप्टेबल यानी इन जनरल सोसाइटी में मानी हुई बातें हैं वो सब लोग फॉलो करें और एक अपनी बेसिक हेल्थ केयर का सब लोग ध्यान रखें। फोर्थ, रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल हेल्थ केयर। ये जैसे हमने पहले प्रॉब्लम पढ़ी थी, गैप है, गांव में बहुत कम हॉस्पिटल और पॉपुलेशन ज़्यादा, शहरों में पॉपुलेशन कम और हॉस्पिटल ज़्यादा, तो एक गैप है, डिवाइड है अर्बन एंड रूरल हेल्थ केयर के अंदर। तो इसको हमें गैप को बढ़ाना नहीं है, इसको कम करना है, क्योंकि जितना ये डीप गैप होगा यानी गैप बढ़ता जाएगा तो इससे हमारे देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री, मतलब सोशल नज़र से देखें, देश की इकॉनमी की नज़र से देखें तो ये अच्छी बात नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। अगला, असेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ बेसिक हेल्थ केयर, यानी सबको अफोर्डेबल हो, बेसिक कम से कम जो हेल्थ सर्विसेज हैं सब ले पाएँ। जहाँ ज़्यादा महंगी हैं गांव वगैरह में गवर्नमेंट अपनी तरफ से सबको प्रोवाइड करे, तो सबको अफोर्डेबल हो, वेयर दे नीड इट, व्हेन दे नीड इट, जब ज़रूरत हो कुछ मिल जाए सबको, फैसिलिटीज़, नो एक्सेप्शन एंड नो इंटरप्शन, यानी कोई एरिया छूटे ना और कोई इंटरप्शन बीच में ना आए, अच्छी फैसिलिटी सबको मिल जाए। तो इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है, तभी देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनेगा। शॉर्टकट इसका बना लिया हमने रीड। आर मतलब रिड्यूसिंग गैप, जो अर्बन रूरल का बीच में भी हमने पढ़ा। ई मतलब हो गया हमारा एजुकेशन बढ़ाओ। ए असेसिबल हो, अफोर्डेबल हो। डी डिसेंट्रलाइजेशन करो अथॉरिटी का, पार्ट्स का नीचे तक। अगला देखते हैं लास्ट में हमारा इनपुट आउटपुट क्वेश्चन। तो सारे ख़त्म है, चैप्टर 8 हमारा ख़त्म है। इनपुट आउटपुट का भी एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो लास्ट क्लास में, इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने एक लॉ ऑफ कर्मा या लॉ ऑफ नेचर जो है उसके बारे में बताया था, उसी की ही कंटिन्यूशन में है ये टॉपिक भी। एक ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि भाई लॉ ऑफ कर्मा हमने लास्ट क्लास में बोला था, अगर वो काम करता है तो करप्ट बंदे इतने सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं आजकल। तो सबसे पहली बात तो देखो, सक्सेसफुल की जो डेफिनेशन है वही लोगों ने गलत बना रखी है। अभी इसको मैं 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। वो लोग, मेजॉरिटी लोग समझते हैं सक्सेसफुल का मतलब क्या है। वैसे तो मैंने उससे पिछली वाली में भी एक बताया था, सक्सेसफुल मतलब चारों हेल्थ अच्छी हो, उसमें मेंटल, सोशल, फिज़िकल, वो सारा टॉपिक था, वो दोबारा पूरा नहीं करा रहा, यहाँ फिर से बस जो इससे रिलेटेड बातें हैं वही करा रहा हूँ। तो कई लोग सक्सेसफुल का मतलब समझते हैं कि भाई बहुत बड़ा हाउस आ गया हमारे पास, घर खरीद लिया हमने, या कोई बहुत महंगी करोड़ों की गाड़ी खरीद ली तो सक्सेसफुल हो गया बंदा, या मान लो कोई बहुत बड़ी हमने बिज़नेस हमारा बहुत हाई लेवल पहुंच गया तो सक्सेसफुल हम हो गए। तो इन चीज़ों को सक्सेस माना जाता है। ठीक है, ज़रूरी तो हैं, पर अभी एक चीज़ जो है, जो लॉ ऑफ कर्मा के अपने रूल्स हैं, अगर उसको हम देखें तो मान लो किसी बंदे ने हाउस तो बहुत करोड़ों का बना लिया, पर नींद नहीं आती ढंग से, नींद आती नहीं, खुशी है नहीं, चैन है नहीं, कंटेंटमेंट, तो ऐसे घर का फ़ायदा क्या हुआ। ऐसी कार तो करोड़ों की है, पर फिर वही बात, चला पा नहीं रहा, तबीयत ख़राब है, नींद आ नहीं रही, खुशी है नहीं, रिलेशंस घर में लड़ाई झगड़े के हैं, सेट नहीं हो पा रहे। तो ऐसे करोड़ों के घर, करोड़ों की गाड़ी या करोड़ों का बिजनेस सेटअप कर भी लिया तो फ़ायदा क्या हुआ। जिस पर्पस था जो हमारी लाइफ का, एक ढंग से नींद आए, खुशी हो, चैन हो, आपस में सबका रिलेशन फैमिली में सही हो, वो चीज़ नहीं मिल सकती। तो लॉ ऑफ कर्मा बहुत हाई लेवल की चीज़ है, आम बंदा नहीं समझ पाता इसको जब तक डिटेल में इसकी स्टडी ना करें हम, कि जो चीज़ कर रहे हो, जो चीज़ खरीदने के लिए गड़बड़ कर रहे हैं, अगर हम कोई गलत लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से कोई गलत कर्म करके जो चीज़ इकट्ठी करी है, वो जिस पर्पस के लिए इकट्ठी करी है वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, चीज़ तो मिल जाएगी। तो फ्रॉड करके चीज़ें तो इकट्ठी हो जाएंगी, पर जिस लिए कर रहे हो कि ज़िंदगी में चैन होगा, खुशी होगा, रिलेशन होंगे,
अच्छी नींद आएगी, हमें चैन से, हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, इनमें से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ चीज़ मिल जाएगी। ऐसी मान लो कई सोचें कि भाई फ्रॉड करके करोड़ों रुपए कमा लिए, उसके बाद हमने कहीं फ़ॉरेन में बच्चे को एडमिशन भी दिला दिया, करोड़ों रुपए डोनेशन भी दे दी। एडमिशन तो मिल जाएगा, एडमिशन में दिक्कत नहीं है, करोड़ों बांटोगे एडमिशन तो मिल जाएगा, पर जो उससे पीछे की पर्पज़ है उस चीज़ को करने का, कि हमारे अंदर नॉलेज आए, विजडम आए, समझदारी आए, उस पढ़ाई को करने के बाद वो नहीं आएगी। जैसे यहाँ बताया, मकान आ जाएगा, गाड़ियाँ आ जाएंगी, बिजनेस खड़े हो जाएंगे, नींद चैन ये सब कुछ नहीं होगा। एडमिशन करवा लो करोड़ों रुपए दे के, किसी वर्ल्ड के बेस्ट जगह भी करा लो, पर नॉलेज और विजडम आ जाए, समझदारी आ जाए ज़िंदगी में, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ ब्रेक लगाएगा लॉ ऑफ कर्मा। अच्छा, अब इसका रिवर्स कर दो। मान लो नॉर्मल बंदा है, अपना नॉर्मल मेहनत करी, ठीक ठाक घर है उसके पास, ठीक ठाक कार है, ठीक ठाक उसका काम है, जॉब है, नॉर्मल कॉलेज में ही पढ़ाई करी। मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ। सब कुछ उसके पास नॉर्मल है, पर नींद पूरी आ रही है, बढ़िया, खुशी पूरी है, घर में लड़ाई झगड़ा है नहीं, रिलेशंस अच्छे हैं। बंदे ने नॉर्मल कॉलेज से, करस्पॉन्डेंस से भी क्यों ना पढ़ाई कर ली हो, पर नॉलेज बहुत है, समझदारी वाली बात करता है बंदा, विजडम है, डिसीजन लाइफ में बढ़िया ले पाता है। तो देखो, फ़ायदेमंद तो ये बंदा रहा ना। वो तो तुमने अपने मन से अपनी डेफिनेशन बना ली सक्सेसफुल की, ये होती है बड़ा, ये बड़ी गाड़ी, बड़ा ये सब कुछ। ये नहीं कह रहा है कोई ये लेना कोई गलत है, पर पीछे के कर्म की कहानी है सारी, कि जो ये बात है कि टारगेट रखो, पर उसके बाद जो भी हो, अगर कर्मा का लॉ के अगेंस्ट गए तो जिस लिए कर रहे हो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल बताया, चीज़ें तो इकट्ठी कर लो जितनी मर्जी, पर गड़बड़ यहीं होती है, मेजॉरिटी लोगों की यहीं गड़बड़ होती है। चीज़ को समझ लेते हैं कि भाई चीज़ आ गई, समझ लो, खुशी और ये सब आ गया, पर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस देख लो, बड़े फिल्म स्टार देख लो, चीज़ें सब कुछ हैं। या और अपने आसपास तो कई हज़ारों केस मिल जाएंगे जहाँ भी अगर बंदा थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान नहीं दे रखना, मेंटल हेल्थ में आ जाता है लॉ ऑफ कर्मा का पूरा बैलेंस बना कर रखना, ताकि दिमाग सही रहे, एकदम सेट काम करे, तो वहीं गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये पिछले वाले लॉ ऑफ कर्मा की आज एक्सटेंशन वाला टॉपिक था, लाइफ की बात है, पूरी लाइफ ये टॉपिक काम आता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।